सिचुएशन देख के यही मैं कहना बस चाह रहा हूँ, वाई से भी चीफ वाई। मतलब इतना ज़्यादा दुखी हूँ, मैं गुस्सा हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं, ना उन कंपनियों की गलती है जिनके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। फिर भी मेरे जो इन्वेस्ट किए हुए स्टॉक्स है वो कल गिरेंगे और यही सोच के मैं दुखी हूँ। क्योंकि इतना बड़ा एलिगेशन अगर हमारे रेगुलेटर के किसी छोटे मोटे एम्प्लॉय पे लगता तो कोई दिक्कत नहीं थी, रेगुलेटर के चीफ चेयरपर्सन पे ही लग गया है तो क्या कर सकता है। लगता है मुझे कि कल मार्केट गिरेगी, आप अपनी राय जरूर देना इसके बारे में, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई थिंक 1 या 2 बज रहे होंगे दिन के, और अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है सेबी ने अपनी तरफ से। सीधा बस सेबी की चीफ जो है उन्होंने और उनके हस्बैंड जो माधवीपुरी बुच हैं और जो धवल बुच है, आई थिंक उनका नाम है, तो इन दोनों ने बस ज्वाइंट एक स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं नहीं जो एलिगेशन लगे हैं वो बस गलत है, मिसलीडिंग है और यहाँ पे कैरेक्टर एसेसिनेशन करने की कोशिश की जा रही है। हम सेबी ने हिंडनबर्ग पर क्योंकि आरोप लगाया तो हिंडनबर्ग उल्टा सेबी चीफ पे आरोप लगा रही। बस जो पॉइंट्स, जो चीजें यहाँ पे, जो इल्जाम सारे अगर मान लो 10 पॉइंट 12 पॉइंट 15 पॉइंट वाइज जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, अगर सेबी चीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती और पॉइंट वाइज जो एलिगेशन लगाए गए हैं क्या उसको डिसअप्रूव कर देती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और वो अपने पेपर्स दिखा देती कि हाँ ये देखो, अगर हिंडनबर्ग कह रहा है कि मैंने इन्वेस्टमेंट वहां पे किया है और मैंने नहीं किया है, अगर माधवपुरी बुच ने सही में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो वो कहती कि आप लाओ हमें सबूत दो कि कहाँ पे ऐसी पेपर्स हैं, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जो बताती है कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल्डली अगर इस तरीके से डिसअप्रूव करती उन चीजों को, तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर में थोड़ा स्ट्रेंथ आता, थोड़ा लोग समझते हैं इनकी बातों के। लेकिन अगर पॉइंट बाय पॉइंट ये नहीं करेंगे डिसअप्रूव, तो डेफिनेटली थोड़ा सा मार्केट नहीं संभल पाएगा। या फिर हमारी जो सरकार है या फिर सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री की ही बात करते हैं, अगर सेबी चीफ के ऊपर इल्जाम लग रहा है, सेबी एज ए रेगुलेटर के ऊपर इल्जाम लग रहा है, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों अभी तक शांत बैठी हुई है, चुप बैठी हुई है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अगर पॉइंट टू पॉइंट और फास्ट एक्शन की लेने की जरूरत नहीं है, नहीं अगर फास्ट एक्शन नहीं लेंगे ये लोग, तो हम सब मासूम रिटेल निवेशक को इसका भुगतान करना पड़ेगा अपने पैसे गवाकर। मतलब बहुत लंबे समय तक मार्केट के अंदर में करेक्शन हो सकता है, ऐसी ऐसी अगर न्यूज, अगर रेगुलेटर के ऊपर ही ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर सेबी की तरफ से कोई इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं हुई, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती और वहां पे लोगों को शांत रहने को कहा जाता, पैनिक नहीं करने को कहा जाता, वहां पे बताया जाता कि हम इस चीज में जांच कर रहे हैं, जो भी चीजें वो कही जाती। क्योंकि रेगुलेटर मतलब एक तरीके से पुलिस है वो, और पुलिस के ऊपर ही, इवन पुलिस की जो हेड है उसके ऊपर ही अगर चोरी करने का इल्जाम लग रहा है, तो इसमें तो कम से कम सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए। तो ये चीजें हैं और अभी तक कुछ भी कहीं से नहीं सामने आया है। इल्जाम जो लगे हैं वो तो बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगे हैं, और एज ए मतलब जिस पोजीशन पे वो है वहां पे रह के ऑफशोर फंड्स के अंदर अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तब तो डेफिनेटली ये फंसेंगी। अगर किया है तो अभी तो ये इल्जाम है। जिस तरीके के इन्वेस्टमेंट के इल्जाम लगाए गए हैं कि सिंगापुर के थ्रू ऑफशोर फंड्स घुमाकर पैसे डाले गए हैं अदानी ग्रुप के अंदर में, या मुंबई के अंदर में ही एक कंसल्टिंग फर्म है जहां पे सेबी चीफ की 99% हिस्सेदारी है, अगर ये सारी चीजें जो इल्जाम लगाए गए हैं वो सच है, तो डेफिनेटली सेबी चीफ तो फंसेगी ही फंसेगी, साथ में मार्केट के ऊपर भी बहुत ज्यादा इसका निगेटिव असर देखने को मिलेगा। और एक हस्बैंड के ऊपर इनका बहुत ज्यादा इल्जाम लगाया गया है कि जो इनके हस्बैंड है वो ब्लैक स्टोन के रीट्स, जो एक सेगमेंट है जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, उसके अंदर एडवाइजर की तरह काम करते हैं। और ब्लैक स्टोन की कुछ रीट्स डिवीजन की आईपीओज भी आई थी, माइंडस्पेस वगैरह की, और लिस्ट भी हुई थी। इसके अलावा सेबी चीफ जो है वो पिछले 1-2 साल से हर तरफ रीट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, रेगुलेशन उसके लिए इजी किए गए हैं, काफी सारी चीजें की गई हैं। बहुत ज्यादा बोला जा रहा है सेबी चीफ के द्वारा कि रीट्स ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ये वो।
तो इनडायरेक्टली कहीं सेबी चीफ, मतलब जो इल्जाम है हिंडनबर्ग का कि सेबी चीफ, क्योंकि इनके हस्बैंड काम करते हैं ब्लैकस्टोन के रीट्स डिवीजन में, तो उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने, या फिर मतलब ब्लैकस्टोन से पैसे लेके कहीं, मतलब सीधा साधा इल्जाम है कि ब्लैकस्टोन से पैसे लिए और उनकी रीट्स डिवीजन को प्रमोट किया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है सच में। तो ये सारी चीजें हैं जो कि परेशानी का कारण है। इतने सारे इल्जाम लगे, ये सारी चीजें हुई, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट वहां पे किसी को भी कट नहीं किया जा रहा है, डिसमिस नहीं किया जा रहा है कि सारी चीजें गलत है या ये चीजें गलत है। यहाँ पे सेबी चीफ अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा सकती है, अगर ऑडिटिंग वगैरह कराती होंगी तो वो दिखा सकती हैं, आईटीआर दिखा सकती हैं, मतलब जो भी पेपर्स यहाँ पे सबमिट किए जा सकते हैं वो दिखाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको सिरे से नकारा जा सकता है और वो हमारे मार्केट के लिए सबसे अच्छा होता। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक चीज जो यहाँ पे हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि 2015 में जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उन ऑफशोर फंड्स के अंदर जिसके थ्रू पैसा वापस अडानी में आया था, उस टाइम पे जो इनकी नेटवर्थ थी वो लगभग 60 करोड़ के पास होगा, क्योंकि उन्होंने 10 मिलियन कहा है, तो 10 मिलियन का मतलब उस टाइम पे 2015 में 60 रुपए के आसपास थे, तो लगभग 60 करोड़ के आसपास रुपए की नेटवर्थ वहां पे थी उनके पास जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। और हिंडनबर्ग का कहना है कि सैलरी दिखाया गया है सोर्स उस पैसे का, तो सिर्फ सैलरी से 60 करोड़ रुपए इन्होंने नहीं बनाए हैं। तो डेफिनेटली उस टाइम की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे जो एलटीसीजी था वो फ्री था, और क्योंकि ये फाइनेंस बैकग्राउंड से आती है तो हम मान सकते हैं कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके, सिर्फ सैलरी से तो सही में नहीं बनाया होगा, इन्वेस्टमेंट करके एलटीसीजी फ्री था तो टैक्स वैक्स देना नहीं पड़ता था, तो इन्होंने बना लिए होंगे 60 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे तो ये सिंपल एक लॉजिक लग जाता है कि 60 करोड़ रुपए सिर्फ सैलरी से नहीं बने, वो इन्वेस्टमेंट करके बना लिए। लेकिन बाकी सारी चीजों के लिए ये अगर आके प्रूफ दिखा दे सेबी चेयरपर्सन, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये दिखाएंगे, क्योंकि मुझे फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमन जी और जो ये माधवीपुरी बुच है, इनके बीच बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी दिखती है। जितनी एरोगेंस फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर है, जितना एक तरीके से घमंड, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी, बाकी दुनिया बाहर में जाए, जिसको जो करना है कर ले, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी, इस टाइप की जो एरोगेंस है वो मुझे फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर भी दिखती है और माधवीपुरी बुच के अंदर भी दिखती है। इसके अलावा माधवीपुरी बुच का अगर हम पास्ट देखें तो वो पास्ट में आईसीआईसीआई के अंदर काम करती थी, और आईसीआईसीआई के अंदर आपको पता है एक चंदा कोचर नाम की हेड थी वहां पे, आप समझ सकते हो, जो बहुत बड़े स्कैम में जिनका नाम आया था। तो इन लोगों के साथ भी एक्सपोजर माधवीपुरी बुच जी का है। तो ऐसे में बहुत सारे जो एलिगेशन है वो हिंडनबर्ग ने लगाए, और बहुत जगह पे जो सेबी चीफ है यहाँ पे फंसती हुई दिख रही है, अगर वो सामने से आके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं करती है तो। बहुत बुरा ये केस चलने वाला है। एंड मुझे दुख इसी बात का है कि क्या हो रहा है ये, मतलब इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, मोदी जी मेजॉरिटी से नहीं है फिर भी मार्केट नहीं गिरी, बजट में एसटीटी बढ़ाया गया, एसटीसीजी बढ़ाया गया, एलटीसीजी बढ़ाया गया, इंडेक्सेशन हटाया गया, फिर भी मार्केट नहीं गिरी, कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, डिफेंस पीएसयू सब के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, फिर भी मार्केट उस तरीके से क्रैश नहीं की जिस तरीके से करनी चाहिए। तो मतलब ये तीन जो एक तरीके से ब्रेकर्स थे उनको मार्केट झेल गई, तो ये चौथा ब्रेकर आज हमारे सामने आ गया है। मिड वीक में आता तो थोड़ा सा कम इफेक्ट दिखता, लेकिन ये वीकेंड में आया है, मार्केट जब भी 2 दिन बंद है उस टाइम पे रिपोर्ट जानबूझकर हिंडनबर्ग ने डाली है, तो इसके कारण मंडे को और ज्यादा इफेक्ट, क्योंकि 2 दिन का पैनिक लोगों के अंदर भरा रहेगा, तो वो अलग हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें समझ में आता है कि हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है, पिछली बार क्लियरली इतना नहीं था, लेकिन इस बार क्लियरली लिखा है कि हमने और हमारे क्लाइंट्स थे, क्योंकि बाद में इन पे कोई आरोप न लगा, इसलिए पहले ही इन्होंने लिख दिया कि हिंडनबर्ग और जितने भी उनके क्लाइंट्स हैं उन्होंने भारी भरकम शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है, भारी भरकम। तो अब अगर मार्केट के अंदर गिरावट होती है और उससे हिंडनबर्ग या उनके क्लाइंट्स को फायदा होता है, तो कोई उन पे कोई एलिगेशन नहीं लगेगा। उन्होंने पहले कह दिया
कि भाई हमने सॉर्ट किया हुआ है और इन इन रीजन से सॉर्ट किया है और रीजन वो रिपोर्ट में उन्होंने दे दिया। अब बोलो आप क्या बोलोगे। तो यहां पे अगर कल मंडे को मार्केट क्रैश होती है या मार्केट के अंदर गिरावट होती है तो हिंडनबर्ग को बहुत फायदा होगा। और अगर हम लोग जो है रिटेल निवेशक अगर मार्केट को कल भी संभाल लेते हैं और अगले एक हफ्ते तक बहुत ज्यादा गिरने नहीं देते, संभाल लेते हैं, तो भाई हिंडनबर्ग की लुटिया डूबने वाली है, क्योंकि उन्होंने भारी भरकम शॉर्ट पोजीशन बना के रखा है। तो मार्केट गिरेगी तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, और मार्केट अगर ऊपर की तरफ चली गई तो बहुत ही भारी भरकम नुकसान हो जाएगा हिंडनबर्ग को। तो अब देखते हैं कौन जीतता है यहाँ पे, कौन हारता है यहाँ पे। अगर अभी से लेके सुबह तक भी, सुबह तो नहीं, मुझे लगता है आज रात तक भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता है सेबी की तरफ से या फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई आकर यहाँ पे बोल देता है, सब कुछ को क्लैरिफाई करता है, तो मुझे लगता है मार्केट जरूर संभल सकती है। नहीं तो बस आपसे उम्मीद है कि देखो ये सारी चीजें जो है ये एक कारण है। जैसे हर कुछ टाइम पे मार्केट गिरती है तो उसके लिए एक कारण चाहिए होता है, तो ये एक कारण है। और ऐसा नहीं है ये कारण कि ये परमानेंट कारण है, थोड़े टाइम तक हो सकता है ये मार्केट को डिस्टर्ब रखे, लेकिन ये ऐसा कारण नहीं है कि मार्केट को इसके कारण आपको एग्जिट करके भाग देना चाहिए। क्योंकि हम ही लोग हैं जो मार्केट को सपोर्ट करेंगे, अच्छी कंपनीज के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, हमने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो अगर हम पैनिक नहीं दिखाएंगे और बेच के भागेंगे नहीं तो मार्केट नहीं गिरेगा, लेकिन अगर हम लोग पैनिक दिखाने लगेंगे तो मार्केट के अंदर क्रैश आने लगेगा। तो एज ए इन्वेस्टर इंडियन मार्केट के अंदर हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, रिटेल निवेशक हो, एचएनआई हो, डीआई हो, जो भी हो, डीआई पैनिक नहीं करते, एचएनआई पैनिक नहीं करते, पैनिक रिटेल इन्वेस्टर ही करते हैं, रिटेल निवेशक ही करते हैं। तो अगर हम लोग पैनिक नहीं करेंगे तो हम लोग मार्केट को दूसरे लोगों का भी नुकसान करने से बचेंगे और हम लोग खुद का भी नुकसान करने से बचेंगे। किसी तरह की गिरावट अगर अगले हफ्ते में आती है, अगर मोर देन 5% नहीं जाएगा, लेकिन अगर 4-5% का गिरावट आती है तो उसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, उसको निकल के बाहर भागने की तरफ नहीं देखना चाहिए। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। बस एक ही उम्मीद है आपसे कि आप लोग पैनिक नहीं करोगे। कोई क्वेश्चन क्वेरी और भी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।